आज फिर वो हमारे घर आया था और घर में दाखिल होते ही इधर-उधर नज़रें घुमाने लगा। जैसे ही उसकी नज़र किचन में काम करती मम्मी पर पड़ी, तो शैतानी चमक उसकी आँखों में झलकने लगी और वो ज़ालिम मेरी मम्मी को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा था। मम्मी जो हमेशा ही उसके आने से डर जाती थी, फ़ौरन मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। मैंने मम्मी की आँखों में आंसू के साथ मजबूरी और दर्द भी देखे थे। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मम्मी ने मुझे कभी ये तो नहीं बताया था कि वो उस आदमी से किस वजह से डर कर अपने कमरे में छुप जाती है, लेकिन ये हमेशा का ही हाल था। इसलिए ये बात देख-देख कर मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसको घर में आते देख कर ही मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मेरी मम्मी एक विधवा औरत थी और जब भी मेरी फूफू अपने पति के साथ घर आती थी, मम्मी डर कर अपने कमरे में चली जाती थी। फिर चाहे मम्मी कितना भी ज़रूरी काम कर रही हो, वो काम अधूरा ही रहता था जब तक फूफू के पति घर से बाहर नहीं चले जाते थे। मम्मी बाहर नहीं निकलती थी। बदकिस्मती से मेरे पापा की मौत मेरी पैदाइश से पहले ही हो गई थी। मम्मी को मायके का भी कोई आसरा नहीं था, तो जैसा भी गुज़ारा हो रहा था उसी घर में करना था। हालांकि हमें चाचा का भी कोई आसरा नहीं था, बस इस घर में मेरे पापा का भी उतना ही हिस्सा था जितना मेरे चाचा का। इसलिए वो लोग हमें घर से नहीं निकाल सकते थे। घर में मम्मी और मेरे अलावा मेरे चाचा चाची और उनके बच्चे भी रहते थे। हमारे फूफू का घर भी उसी मोहल्ले में 2-3 घर छोड़कर ही था। फूफू की शादी को लगभग 2-3 साल हो गए थे। अभी तक उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। वो घर में अकेली ही रहती थी, इसलिए उनका ज़्यादातर वक्त मायके में ही गुज़रता था। हमारी फूफू के मायके में आने की बात तो ठीक थी, लेकिन उनके पति जब देखो तब मुँह उठाकर हमारे घर चले आते थे और तो और मेरी विधवा मम्मी को भी घूरते रहते थे। इसी वजह से हम माँ बेटी दोनों ही बहुत परेशान होते थे। मम्मी पर वैसे भी घर में किसी की खास तवज्जो न होती थी, इसलिए कभी किसी ने फूफा पर शक भी नहीं किया था। उसी तरह एक दिन सुबह सुबह ही फूफू अपने पति के साथ हमारे घर आ गई थी। वैसे तो उनका आना जाना हर दिन ही लगा रहता था, लेकिन उस दिन सवेरे ही उन्हें देखकर हम सब हैरान हुए थे। फिर फूफू ने बताया कि कल रात से उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए अकेले घर में उनका दिल घबरा रहा था। 2-3 दिन हमारे घर ही रहने आई थी। मेरी चाची को उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जब भी आती मेरी मम्मी पर नौकरानी की तरह हुक्म चलाया करती थी। उनके सारे ही काम मम्मी करती थी। उस दिन भी फूफू ने आते ही कहा था कि संजना, मेरी तबीयत रात से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया। तुम जल्दी से हमारे लिए नाश्ता बना दो ताकि मेरे पति नाश्ता करके ही ऑफ़िस जाएं। मम्मी को फूफू या चाचा चाची के सामने किसी बात के लिए इनकार करने का कोई हक़ हासिल नहीं था। फूफू का ऑर्डर सुनते ही मम्मी फ़ौरन से किचन में चली गई और फूफू चाची से ये कहने उनके कमरे में गई थी कि वो आज फूफू के साथ अस्पताल चलेगी। वो दोनों ही कमरे में थी और मेरे चाचा ऑफ़िस चले गए थे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जब फूफू के पति ने देखा कि सभी लोग घर में बिज़ी है, तो वो मम्मी के पीछे-पीछे किचन में चले आए और आते ही मम्मी को तंग करते हुए बोलने लगे कि अरे संजना भाभी, किचन से तो बड़ी शानदार खुशबू आ रही है, नाश्ते में क्या पक रहा है? मम्मी चौंक कर घबरा गई और घबराहट के मारे फूफा से कहा, आप किचन में क्यों आ गए? मैं नाश्ता बाहर ही भेज देती। लेकिन मेरे फूफा तो बहुत ही बेशर्मी पर उतर आए थे। वो मम्मी से कहने लगे, नाश्ते की किसको फ़िक्र है? मैं तो बस आपकी एक झलक देखने किचन में चला आया था। फूफा जी के इतने घटिया शब्द अब मम्मी की बर्दाश्त से बाहर थे। उन्होंने नाश्ता बनाना वहीं अधूरा छोड़ा और भागकर अपने कमरे में चली गई। मम्मी अपने कमरे में बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। मुझे उनकी मजबूरी तो समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे फूफा जी बहुत बुरे इंसान लगने लगे थे। मेरी मम्मी बहुत ही खूबसूरत विधवा और मजबूर औरत थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी थी। वो बहुत ही शरीफ औरत थी, लेकिन मजबूरियों ने उन्हें इस कदर घेर लिया था कि वो अपने बचाव में एक शब्द तक नहीं बोल सकती थी। फूफा ने जब देखा कि मम्मी उनकी वजह से नाश्ता अधूरा पका हुआ छोड़कर कमरे में चली गई है,
तो उन्हें डर लगा कि कहीं मम्मी उनकी पत्नी से उनकी शिकायत न कर दे और उनका मक्कार चेहरा सबके सामने न आ जाए। इसलिए उन्होंने चालाकी दिखाते हुए मम्मी से किसी का सवाल पूछने से पहले ही जाकर अपनी पत्नी यानी कि मेरी फूफू से शिकायत कर दिए कि तुम्हारी बड़ी भाभी संजना ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। जब मैंने उसे एक कप चाय बनाने को कहा तो वो मुझे बहुत सारी बातें सुनाकर अपने कमरे में चली गई और तो और कह रही थी कि हर दिन ही तुम्हारी पत्नी और तुम हमारे घर आ जाते हो, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। और फूफा फूफू पर चिल्लाते हुए ये कहने लगे कि आज के बाद मैं तुम्हारे मायके में एक घूंट पानी तक नहीं पीऊँगा। इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भूखे पेट ही ऑफिस चला जाता हूँ। तुम्हारी जब मर्ज़ी हो वापस घर आ जाना। फूफा ने अपनी हकीकत सामने आने से पहले ही अपने आप को बचाने के लिए मम्मी के खिलाफ इतना कुछ बोल दिए थे कि सब लोग उन्हें ही सच्चा इंसान समझ रहे थे। मम्मी अपने कमरे में ही बैठी थी जब फूफू गरजदार आवाज़ में चिल्लाती हुई वहाँ पहुँची थी। वो मम्मी पर बहुत गुस्सा कर रही थी कि तुमने मेरे पति को नाश्ता देने से इनकार क्यों किया। मेरे पति बिना कुछ खाए ही ऑफिस चले गए हैं। फूफू ने मम्मी को कोने में पड़ा झाड़ू उठाकर 2-3 बार ज़ोर से मारा। मैं चीखने चिल्लाने लगी। ये सारा शोर सुनकर जब चाची दौड़ती हुई हमारे कमरे में आई तो फूफू उनके गले लगकर धाड़े मार मार कर रोने लगी और चाची से शिकायत करने लगी कि संजना ने मेरी और मेरे पति की बहुत बेइज्जती की है, यहाँ तक कि हमें खाना देने से भी इनकार कर दिया है। चाची जो खुद भी फूफू को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी फिर भी मम्मी पर चिल्लाने लगी कि तुमने हमारी ननंद के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। वो अच्छी तरह जानती थी कि फूफू चाचा की लाडली है और जब चाचा तक ये सारी बात पहुंचेगी तो वो भी गुस्सा होंगे। इसलिए सभी लोग मम्मी पर चिल्लाए जा रहे थे। चाची ने फ़ौरन फ़ोन उठाया और सारी बात चाचा को बता दी। चाचा बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से कहा कि शाम को आकर देखता हूँ। मम्मी जो फूफा की वजह से पहले से परेशान थी अब शाम में होने वाले हंगामे की वजह से और परेशान हो गई थी क्योंकि उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। चाची और फूफू दोनों एकजुट होकर मम्मी के खिलाफ़ बैठ गई थी। हम माँ बेटी ने पूरा दिन खाना तक नहीं खाया था। भूखे पेट हम रोते और बिलखते रहे। फूफू और चाची ने खाना बनाया। दोपहर में फूफा भी घर आ गए थे और सब ने मिलकर खाना खाया। जिसने मम्मी के खिलाफ़ झूठ बोला वो हमारे ही घर में मज़े से बैठे खा पी रहे थे और मम्मी के खिलाफ़ साजिशें बन रही थी। शाम हुई तो जैसे ही चाचा घर पहुँचे तो फूफू ने रो रो कर उनसे मम्मी की शिकायत करने लगी। चाचा ने चीखते और दहाड़ते हुए मम्मी को आवाज़ दी। मम्मी जो चाचा की आवाज़ सुनकर पहले ही कांप जाती थी वो दौड़ती हुई आकर उनके सामने खड़ी हो गई। चाचा ने मम्मी से पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के दामाद को इस तरह खाने और नाश्ते के लिए जवाब देने की। तुम हमारे टुकड़ों पर पलने वाली औरत मेरी बहन के पति की इतनी बेइज्जती कैसे कर सकती हो। मम्मी ने सिर्फ अपनी सफाई में इतना बोला था कि मनीष भाई कविता के पति हमेशा मुझ पर बुरी नज़र रखते हैं और बातें भी ऐसे करते हैं कि मुझे उनसे दूरी बनानी पड़ती है। मम्मी का इतना बोलना ही था कि फूफू ने आगे बढ़कर मम्मी के बाल खींचकर उनसे लड़ने लगी। फूफू बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए। इतने में आगे बढ़कर मेरी चाची ने भी इस झगड़े में अपना हिस्सा डाला। उन्हें तो जैसे मौका ही मिल गया था मम्मी से जान छुड़वाने का। वैसे भी उन्हें बहुत पहले वक्त से हम माँ बेटी की खाए जाने वाली 2 रोटियां बहुत भारी लगने लगी थी। चाची ने कहा कि मैं तो कहती हूँ अब इसे इस घर से निकाल देना चाहिए। ये बिना किसी हक के यहाँ रह रही है, ऊपर से घर वालों पर तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाती है। आज कविता के पति के बारे में जो इसने कहा है कल को तुम्हारे बारे में या फिर मुझ पर भी कोई इल्ज़ाम लगा सकती है। फिर ज़माने वाले तो इसे ही मासूम समझेंगे और इसकी ही बातों का यकीन करेंगे। आने वाले वक्त में अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवाने से बेहतर है कि अभी से जान छुड़वा ली जाए। चाची के इस फैसले पर सभी लोग तैयार हो गए थे और चाचा ने हाथ जोड़ते हुए गुस्से में मम्मी से कहा कि मुझसे जितना हो सका इतने सालों तक मैंने तुम्हारा पेट भरा है। अब मेहरबानी करके इस घर से निकल जाओ। तुम्हारा हम पर कोई हक नहीं बनता। मम्मी में और कुछ बोलने और सहने की हिम्मत नहीं थी।
इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में आई, मेरे और अपने कपड़े एक पोटली में बांधे। हमारे पास इसके अलावा कोई सामान नहीं था। मम्मी ने कपड़ों की पोटली सर पर उठाई, मेरा हाथ पकड़ा और हम माँ बेटी हमेशा हमेशा के लिए उस घर से निकल आए। रास्ते भर हम दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मम्मी ने तो सोचा था कि पापा के साथ शादी के बाद उनकी इस घर से अर्थी ही निकलेगी, लेकिन अफ़सोस ज़िंदगी ने पापा का साथ ना दिया और ज़माने ने मम्मी का साथ ना दिया। दोनों ही ईश्वर के फैसले के आगे मजबूर थे। मम्मी के तो मायके में कोई नहीं था, क्योंकि उनके माँ बाप भी बहुत सालों पहले इस दुनिया से जा चुके थे। रिश्तेदारों के नाम पर उनकी एक बहन थी, जिसके घर हम दोनों ने जाना बेहतर समझा था। हमारे पास रिक्शे या बस के किराए के पैसे तक नहीं थे, इसलिए इतनी दूर हम दोनों पैदल चले आए थे। थकावट की वजह से हम माँ बेटी का बुरा हाल हो गया था। सुबह के निकले शाम तक हम पैदल चलते चलते आंटी के घर तक पहुँचे थे। भूखे प्यासे हम दोनों बहुत निढाल हो चुके थे। मेरी आंटी भी कोई अमीर औरत नहीं थी। उनके पति टीबी के मरीज़ थे, जो घर में पड़े हर वक्त खांसते रहते थे, और आंटी 2-4 घरों का काम करके अपने बच्चों और पति का पेट पाल रही थी। आंटी, जो उसी वक्त थकी हारी शायद काम से लौटी थी, अचानक मेहमान को देखकर उनका भी मुंह बन गया था। आखिर वो भी गरीब थे। रूखी सूखी बासी रोटी जो काम वाले घरों से वो लाई थी, उसमें से उन्होंने हमें भी खाने को दिया था और सबने वही खाना खाया था। खाने के बाद आंटी ने मम्मी से हाल चाल पूछा तो मम्मी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर आंटी को बहुत अफसोस हुआ था। पहले तो उन्हें तसल्ली थी कि दुख या सुख में फिर भी 2 वक्त की रोटी तो बहन को मिल रही थी। अब तो मम्मी के लिए आंटी भी फिक्रमंद होने लगी थी कि खाने के साथ साथ उनके सर से छत भी छिन गई थी। आंटी की अपनी एक झोपड़ी थी, जिसमें भी उनके पति किसी को बोलने तक नहीं देते थे, क्योंकि उनकी नींद खराब हो जाती थी। अभी शाम के 7 ही बजे थे कि आंटी के बीमार पति ने चिल्लाते हुए कहने लगे कि आवाज़ बंद करो, मुझे नींद आ रही है। वो ऐसे ही दवाइयों के असर से सारा दिन सोते रहते थे और जब आधी रात को जागते तो खांस खांस कर सबकी नींद हराम कर देते थे। जब हम अपने घर में थे तो कम से कम अपने कमरे में सुकून की नींद तो सोते थे, लेकिन आंटी के घर आकर तो इस झोपड़ी में उनके बीमार पति की खांसी सुनकर पूरी रात नहीं सो पाते थे। सुबह सवेरे ही आंटी जागते ही काम वाले घरों में चली गई थी। मम्मी और मुझे आंटी के घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हम इतने मजबूर थे कि इसके अलावा हमारे पास कोई ठिकाना तक नहीं था। कुछ दिन यूं ही आंटी के घर में बड़ी मुश्किलों के साथ गुजरे थे। फिर मम्मी ने भी आंटी से कहकर एक घर का काम पकड़ा था। वो मैडम बड़ी ही अच्छी थी। मम्मी ने मिन्नतें करके उनके घर में एक कमरा भी रहने के लिए ले लिया था। वो लोग ज़्यादातर किसी को अपने घर में रखते तो नहीं थे, लेकिन मम्मी की मजबूरी और बेबसी को देखकर मालकिन को रहम आ गया था। मालकिन के घर में उनके पति और बच्चे भी रहते थे। मालकिन खुद भी एक डॉक्टर थी और उनके पति भी एक डॉक्टर थे, इसलिए ज़्यादातर उनका वक्त भी क्लिनिक पर ही गुजरता था। अब मम्मी ही उनके बच्चों को नाश्ता करवाती, स्कूल भेजती और जब स्कूल से वापस आ जाते तो उनके खाने पीने और आराम का ख्याल भी रखती थी। मालकिन का सबसे बड़ा बेटा मुझसे उम्र में बड़ा था। बाकी 2 बच्चे मुझसे छोटे थे, जो मेरे साथ पूरा दिन खेलते रहते थे। मालकिन मम्मी के काम से बहुत खुश थी। हमें यहाँ पर खाना पीना और रहने के लिए इतनी अच्छी जगह मिली थी कि अब हमारे दिलों से पिछले दुखों का गम फीका पड़ने लगा था। कभी कभार आंटी से भी मिलना जुलना होता रहता था। ज़िंदगी यूं ही अपनी डगर पर चलने लगी थी। हमें यहाँ रहते और काम करते 4 साल गुजर गया था। मैं जब यहाँ आई थी तो 10 साल की थी, अब 14 साल की हो चुकी हूँ। मम्मी के साथ साथ मैं भी अब घर के बहुत सारे काम करवा लिया करती थी। मेरी मालकिन के बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। उनका बड़ा बेटा अब घर में नहीं रहता था, उन्होंने उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। कुछ दिन से मैंने महसूस किया था कि मेरी मम्मी को भी आंटी के पति की तरह रात में बहुत खांसी आती थी।
मुझे मम्मी की बहुत फ़िक्र होने लगी थी। मेरी मालकिन क्योंकि खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए मैंने मम्मी की हालत के बारे में उन्हें बताया था। मम्मी दिन में तो ठीक-ठाक रहती थी, इसलिए मालकिन को उनकी हालत का पता न चला था, लेकिन रात को लेटते ही उनको खाँसी आ जाती थी। फिर मैंने मालकिन से मम्मी के लिए दवा लाने के लिए कहा, तो मालिक ने मम्मी की पूरी हालत सुनकर उन्हें अपने साथ क्लिनिक चलने के लिए कहा, जहाँ पर मम्मी के कुछ टेस्ट हुए और मम्मी को भी टीबी की बीमारी हो गई। मेरे साथ-साथ मम्मी की बीमारी को लेकर मालकिन भी बहुत परेशान होने लगी थी। उन्होंने मम्मी को अपने बच्चों से दूर रहने और सिर्फ़ अपने कमरे में ही रहने को कहा था। शुक्र है फिर भी उन्होंने हमें अपने घर से नहीं निकाला था। मालकिन ने मम्मी का इलाज सरकारी खर्चे पर शुरू करवा दिया था। दवाइयाँ शुरू होते ही मम्मी ने भी एक चारपाई ही पकड़ ली थी। वो सारा दिन दवाइयों के असर में बस पड़ी रहती थी। मुझे अब ज़्यादातर मम्मी का ही ख़्याल रखना पड़ता था। मेरी मालकिन को अब घर के कामों के लिए बहुत ही मुश्किलें पेश आने लगी थी। फिर मालकिन ने आंटी से कहकर किसी नई नौकरानी का इंतज़ाम करने को कहा। आंटी ने जब ये बात मुझे बताई कि मालकिन अब नई नौकरानी की तलाश में है, तो मुझे ये फ़िक्र सताने लगी थी कि कहीं नई नौकरानी के आते ही मालकिन हमें यहाँ से निकाल ना दे, क्योंकि नौकरों के कमरे में भी ज़्यादा लोगों के रहने की जगह ना थी। ऐसे में टीबी की मरीज़ मम्मी को वो अपनी नई नौकरानी के साथ कैसे रख सकती थी। मालकिन को 14 साल से बड़ी उम्र की नौकरानी चाहिए थी, जो घर के काम अच्छे से देख सके। मैं भी तो 14 साल की थी, इसलिए मैंने जाकर मालकिन से कहा कि आप दूसरी नौकरानी ना तलाश करें। आज से मैं ही मम्मी की जगह सारे काम किया करूँगी। शुक्र है मेरी बात से मालकिन राज़ी हो गई थी और उन्होंने हमें घर से नहीं निकाला था। खाना पकाने के साथ-साथ अब घर के सारे ही काम बहुत ही अच्छी तरह से सँभालने लगी थी। मम्मी की तबीयत भी अब ठीक होने लगी थी, लेकिन मालकिन ने तब तक उन्हें किसी भी काम को हाथ लगाने से मना किया था, जब तक उनकी बीमारी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाती। इसलिए सारे काम मैं अकेले ही करती थी। एक दिन मैं घर में अकेली सफाई का काम कर रही थी। मालकिन और उनके पति रोज़ की तरह आज भी क्लिनिक पर गए हुए थे। बच्चे दोनों स्कूल में थे कि अचानक दरवाजे की बेल बजी, लेकिन दिन के इस वक्त कोई नहीं आता था, क्योंकि सबको ही मालकिन और मालिक की ड्यूटी का टाइम का पता था। फिर भी मैंने जाकर जब दरवाज़ा खोला तो सामने मालकिन का बड़ा बेटा खड़ा था, जो किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए गया था। वो अचानक ही आया था, वरना मालकिन को अगर पता होता तो वो पहले ही मुझे बताकर जाती। मैं भले बहुत सालों से उनके घर की ही नौकरानी थी, लेकिन जब मम्मी घर के काम किया करती थी तो मेरा मिलना-जुलना उनसे बहुत ही कम होता था। बहुत सालों के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को आमने-सामने देखा था। मुझे देखकर उनकी नज़रें ऐसे मुझ पर टिक गई थी कि उन्हें पलक झपकाना ही भुला दिया था। वो बहुत हैंडसम नौजवान था और सबसे बड़ी बात वो मेरी ही उम्र का था। हम दोनों को ही एक दूसरे को देखकर मोहब्बत हो गई थी। इश्क भला ऊंच-नीच कब देखता है। जवानी की दहलीज में चढ़कर मैं भी भला की खूबसूरत निकली थी, इसलिए वो अपने दिल पर काबू ना रख सका। मुझे भी वो बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन हम गरीब लोग थे, इसलिए मैं अपनी हद जानती थी। फ़ौरन ही मैंने अपने दिल को संभाल लिया और उसके सामने से हटकर उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। वो जो मुझे देखने में बिल्कुल मदहोश हो गया था, मेरे वहाँ से हटते ही होश की दुनिया में वापस आया और जल्दी से अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे भी एहसास हो रहा था कि मैं उसकी नज़रों में अपने लिए मोहब्बत देख चुकी हूँ, इसलिए जाते-जाते उसने एक बार फिर मुझे मुड़कर देखा था। वो घर में अकेला था, इसलिए मैं शर्माकर अपनी मम्मी की तरफ चली गई थी। हमारा कमरा उनके घर से थोड़ा दूर आंगन की दूसरी तरफ था। फिर शाम तक मैं उनकी तरफ वापस नहीं गई थी। मुझे डर था कहीं इस बात का पता मालकिन को लगेगा तो वो बुरा ना मान जाए, और अभी तक हम माँ बेटी पूरी तरह उनके रहमो करम पर थे, इसलिए मैं उन्हें कभी नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मालकिन जब क्लिनिक से वापस आ गई तो उन्होंने खुद ही मुझे बुलवा लिया था। मैंने सब घर वालों के लिए शाम की चाय बनाई और देने के लिए लाउंज में गई।
तो वो सभी साथ बैठे आपस में हंस बोल रहे थे। तभी मालकिन ने मुझसे कहा कि नैना, तुम जानती हो ना, मेरा बेटा निखिल वापस आ गया है। मैंने जी मालकिन कहते हुए ने हाँ में जवाब दिया। तब मालकिन ने कहा कि तो फिर मैं ये क्या सुन रही हूँ कि अभी तक मेरे बेटे ने ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। मेरी गैर मौजूदगी में इन सब का ख्याल रखना तुम्हारा ही फ़र्ज़ बनता था ना। मैंने मालकिन से माफ़ी मांगते हुए निखिल की तरफ देखा। अपनी मम्मी की शिकायत पर वो शरारत भरी नज़रों से मुझे ही घूर रहा था। फिर मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा था कि आज के बाद मैं इनका पूरा पूरा ख्याल रखूँगी। निखिल फिर मेरी बात पर मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। मालकिन ने रात के खाने में क्या बनेगा ये मुझे बताते हुए उन्होंने मुझे किचन में भेज दिया। उनका कहना था कि आज मेरा बेटा आया है, इसलिए कुछ स्पेशल डिश बनानी होगी। मैं उनका हुक्म मानते हुए बावर्ची खाने में चली गई थी। आज यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे अभी खाना बनाना शुरू करना था। निखिल का सोच सोचकर वैसे भी मैं खाना दिल से पकाने लगी थी। पूरे 1 घंटे बाद मैडम ने आकर किचन में तमाम पके हुए खानों का जायज़ा लिया और कहकर गई थी कि उन्हें कुछ काम से बाज़ार जाना है। जब तक खाना तैयार हो जाएगा वो वापस आ जाएगी। साहब भी उन्हीं के साथ जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने मुझे बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहा था। उनके दोनों बच्चों को लाउंज में टीवी चलाकर मैंने जूस और चिप्स लाकर दिया था। वो टीवी देखने लगे तो मैं फिर से किचन में आ गई थी, लेकिन वहाँ मौजूद निखिल को खुद से पहले वहाँ खड़ा देखकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि हम दोनों के बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई थी। बस आंखों ही आंखों में इजहार मोहब्बत हुआ था। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा कि आपको कुछ चाहिए? उसने कहा हाँ। तो मैंने पूछा क्या चाहिए? उसने कहा तुम्हारा दिल। उसकी बात सुनकर मैं डरकर दरवाजे के पास चली गई थी। निखिल ने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि नैना, तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मोहब्बत में धोखा दूंगा या नौकरानी समझकर तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में झलकती हुई मोहब्बत को मैंने भी देख लिया है। अगर तुम भी मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें इस घर की मालकिन और अपने दिल की मलिका बनाऊंगा। उसका इजहार मोहब्बत सुनकर और उसकी हिम्मत देखकर मेरी भी हिम्मत बढ़ गई थी। मैं भी अपना दूसरा हाथ उसके हाथ में रखते हुए कहा था कि तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मैं भी पसंद करने लगी थी, लेकिन अपनी औकात में रहना मैं नहीं भूल सकती हूँ, इसलिए मैंने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके मम्मी पापा को ये सब कुछ मेरी ही हिमाकत लगेगी। अक्सर ऐसी चीज़ों का इल्ज़ाम गरीब पर ही आता है कि वो अपनी जगह बनाने के लिए ऐसा खेल खेलते हैं, लेकिन मोहब्बत पर भला किसका ज़ोर चलता है? मोहब्बत कब अमीर और गरीब देखकर होती है। वहीं किचन में खड़े खड़े हम दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल का हाल बता दिया था और निखिल ने मुझे यकीन दिलाया था कि इस मोहब्बत का अंजाम शादी ही होगा। मुझे उसकी बातों पर यकीन आ गया था। फिर मैं उससे उसकी पसंद और नापसंद पूछने लगी थी। उसकी पसंद के मुताबिक ही मैंने सारा खाना पकाया था। वो काफ़ी देर तक मेरे साथ किचन में खड़ा था और मैं भी काम करने के साथ साथ उससे बात भी कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश हो गए थे जैसे सदियों की जान पहचान हो। मोहब्बत का असर दोनों के दिल पर ही ज़ोर का हुआ था। बाहर गेट पर जब गाड़ी का हॉर्न बजा तो हम दोनों समझ गए कि मालकिन वापस आ गई होगी। फिर मैंने निखिल को वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहा, लेकिन वो मुझे चिढ़ाने के लिए वापस नहीं जा रहा था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मालकिन ये ना समझे कि मैं उनके बेटे को अपने पास बैठाकर उस पर कब्ज़ा करना चाहती हूँ। ये बात आखिरकार सबके सामने तो आनी ही थी, लेकिन मैं अभी जल्दबाजी में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मेरी मम्मी बीमार उन्हीं के रहमो करम पर पड़ी थी और ऐसे में मैं उनका ये आसरा भी नहीं गंवाना चाहती थी। रात में सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और मेरी खूब तारीफ़ें हुई। अगले दिन जब निखिल ने अपने मम्मी पापा को मेरे बारे में बताया तो मालकिन को बहुत बुरा लगा था। अपने बेटे को साफ इनकार करके वो सीधा हमारे ही कमरे में आई, जहाँ पर मैं मम्मी को दवाई पिला रही थी। मालकिन ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें अपनी इस बीमार पर ज़रा भी तरस न आया जो तुम मेरे घर की बहू बनने के ख्वाब सजाने लगी हो?
तुमने ये तक नहीं सोचा कि ये बात जब मुझे पता चलेगी तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को इस घर से निकाल कर बाहर कर दूँगी। मालकिन की बातें सुनते हुए जब मेरी नज़र बाहर गई तो मैंने देखा निखिल उसके पापा के साथ कहीं बाहर जा रहा था। मालकिन हम दोनों को खरी खोटी सुनाने में बिज़ी थी और मम्मी हैरत भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। मम्मी ने मुझसे इस बात की वजह पूछी तो मालकिन के सामने ही मैंने कबूल किया कि निखिल और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। लेकिन मालकिन को ये भी मैंने साफ साफ बताया कि शुरुआत उनके बेटे ने ही की थी। फिर भी मालकिन ने सारा इल्ज़ाम मेरे ही सर लगा दिया कि तुमने ही मेरे बेटे को जलवे दिखाकर अपना दीवाना बनाया होगा। निखिल इस वक्त घर से बाहर जा चुका था, इसलिए मैं मालकिन के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती थी। अपनी सफाई में मैंने जितना कुछ भी कहा था, मालकिन और मेरी मम्मी ने मेरी एक नहीं मानी थी। फिर मालकिन ने हम दोनों को अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। मैं जो कल तक निखिल की पत्नी बनने के ख्वाब सजा रही थी, आज अपनी सारी उम्मीदें टूटती हुई देखकर अपनी माँ को लेकर एक बार फिर आंटी के दर पर आ गई थी। आंटी के पति का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था, इसलिए उनके घर में अब सुकून था। लेकिन मेरे दिल के अंदर चलता हुआ तूफ़ान मुझे सुख का सांस नहीं लेने दे रहा था। आंटी के घर रहते हुए हमें 1 हफ्ते का वक्त हो गया था और मुझे मालकिन और निखिल के घर की कोई खबर नहीं थी कि उनके बीच मुझे लेकर क्या बातें हो रही होगी। ठीक 1 हफ्ते बाद मालकिन मेरी आंटी के घर आई। उनका चेहरा बहुत गमगीन था। उन्होंने अपनी हालत भी बहुत अजीब बनाई हुई थी। वो तो हमेशा सज धज कर रहने वाली औरत थी और अब उन्होंने अपना हुलिया बिल्कुल ख़राब कर लिया था। मालकिन को इस हाल में देखकर मम्मी और मैं दौड़कर उनके पास आए और उनका हाल चाल पूछने लगे। लेकिन जो बात मालकिन ने कही वो सुनकर तो हमारे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। उन्होंने बताया कि उनके पति और निखिल की गाड़ी का 1 हफ्ता पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। जिस दिन उन्होंने हमें घर से निकाला था, जिसमें उनके पति उसी दिन जान की बाजी हार गए थे और निखिल अभी तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। निखिल के बारे में ऐसी बात सुनकर मेरी ज़ोरदार चीख निकली थी। मालकिन ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि निखिल तुमसे मोहब्बत करता है। शायद तुम्हारी आवाज़ सुनकर वो होश की दुनिया में वापस आ जाए। मेरे साथ चलकर मेरे बेटे की जान बचा लो। मम्मी और मैं फ़ौरन मालकिन के साथ अस्पताल चले गए और निखिल को इस हाल में देखकर मेरा दिल फट रहा था। मैंने उसे पहली आवाज़ दी तो उसे सुनकर ही होश में आ गया था। सारे डॉक्टर ताज्जुब से मुझे देख रहे थे और उसने होश में आते ही अपनी माँ से हम दोनों की शादी के लिए राज़ी होने की गुजारिश की थी। फिर मालकिन ने उसकी आंखों के सामने मुझे गले लगाकर वादा किया कि उनके घर की बहू मैं ही बनूंगी। इस बात पर हम सब बहुत खुश हुए थे और निखिल के ठीक होते ही मालकिन मम्मी और मुझे वापस लेकर अपने घर आ गई थी और मैं उनके घर की बहू बनकर उनके घर में रहने लगी थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।